नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का आज हम लास्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 1.9, डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्स्ट्रा कोई डिस्कशन किए बगैर, as discussed earlier, investor need to invest money from time to time. These investments can be made in various financial instruments ranging from government sponsored schemes to bank fixed deposit to company debentures to shares of companies or real estate properties of even precious metals like gold or silver. तो दोस्तों, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि इन्वेस्टर जो उसकी नीड है मनी को इन्वेस्ट करने की टाइम टू टाइम, ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो सकती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हों या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट हो, कंपनी के डिवेंचर्स हों, शेयर्स हों या रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, या फिर कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी। वन ऑप्शन इज़ टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट वन सेल्फ. That would involve finding the right investments and carrying out the related research and administration work. The other option is to outsource the entire job to a professional or a company engaged in such a business. तो दोस्तों, जिस तरह से ये काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, तो हमारे लिए एक और टास्क बन जाता है अगर हम खुद से जाते हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, उन पे रिसर्च करना, उनके ऊपर स्टडी करना, या फिर हम कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं इस प्रोफेशन के बंदे जिस भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में हम जा रहे हैं। लाइक अगर म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से कंसल्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे। बैंक अगर फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं तो बैंकर से कंफर्म करेंगे कि भैया क्या एफडी रेट चल रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे 0.1-0.2 पैसे का डिफरेंस रहता है एफडीज़ के अंदर। वो चीज़ें सब जो हैंडल कर सके, या फिर अगर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो उन चीज़ों को ईजिली जिससे हम कंसल्ट कर सके। म्यूचुअल फंड इज़ दैट सेकंड ऑप्शन. इट इज़ मैनेज्ड बाय ए टीम ऑफ प्रोफेशनल known as the asset management company. This is what really need to be understood. By choosing to invest through mutual fund, one is not investing in alternative investment options but only changing the way of investing money. The entire job of investing is outsourced to a professional firm. तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन जो बताया गया है वो है म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो ऑप्शन रहेगा इसमें आपको हर एक एसेट मिल जाएगा और एक प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू मैनेज किया गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई है कि किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपके एसेट्स को डिफरेंट एसेट्स में मैनेज करती है, चाहे वो कमोडिटीज़ है, स्टॉक्स हैं, डिवेंचर्स हैं, या कुछ भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एज़ पर सेबी गाइडलाइंस उनके लिए अवेलेबल है। सो द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू चॉइसेस इज बेटर, इन्वेस्टिंग वन सेल्फ और टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प टू मैनेज माई इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो आ रहा है कि कौन सी चॉइस जो है बेस्ट है, सेकेंड वाला बेस्ट है या फर्स्ट वाला बेस्ट है। The question should be broken down into 3 concepts. तो इस क्वेश्चन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। Can one do the job oneself? Does one want to do it? Can one afford to outsource? तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो बोली गई हैं कि एक बंदा इस काम को खुद कर सकता है, या खुद करना चाहता है, या फिर किसी को आउटसोर्स करना चाहता है। तो फर्स्ट जो रहेगा, कैन वन डू जॉब वन सेल्फ, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट एबिलिटी इन ऑर्डर टू डू ए गुड जॉब. देर आर ए फ्यू requirements with ability to do the job and the ability to of time required for the same. There are tasks where one may not have the skills and knowledge. Example,
A history teacher may not be able to help her daughter to study mathematics in the higher classes. At the same time, one may not have enough time required for the job. तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में कोई जाना चाहता है, ठीक है, तो उसकी जो इस वर्क में रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो फुलफिल होनी चाहिए, उस चीज़ की उसे नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा. तो एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि एक हिस्ट्री टीचर अपनी बेटी को मैथ नहीं पढ़ा सकती हायर क्लासेस में क्योंकि वो उसकी जॉब नहीं है. इस चीज़ के लिए उसे किसी मैथ के टीचर को हायर करना पड़ेगा जो उसकी बेटी को मैथ टीच कर सके. इन आइदर केस वन इज़ अनेबल टू डू मैनेज मनी वन सेल्फ एंड शुड कंसीडर आउटसोर्सिंग इट. तो अगर उस बंदे के पास इस फील्ड की स्किल्स नहीं है या नॉलेज नहीं है तो उसके लिए बेटर यही होगा कि वो आउटसोर्सिंग कर ले. डज वन वांट टू डू इट. अगर कोई करना चाहता है, इवन व्हेन सम वन हैज़ द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज टू मैनेज वंस मनी, it is very likely that one may not enjoy money management, either the research and analysis or administration or accounting. At the same time, one may want to spend time on one's main profession or on certain other activities, example spending time with family and friends, pursuing hobbies extra. That also mean that one needs help in managing investment. तो जिस तरह से अगर कोई ये काम करना चाहता है, ठीक है, तो उसको इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो तभी ये चीज़ हो सकती है. उसे इस चीज़ के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो अगर ये चीज़ नहीं कर सकता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ अपनी हॉबीज़ को टाइम देना है, तो उसे भी बेटर है कि उस चीज़ के लिए वो आउटसोर्सिंग कर ले कि इस चीज़ को कोई उसकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सके. कैन वन अफोर्ड टू आउटसोर्स. देयर इज़ सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड्स. Since the agencies involved need to be paid their professional fees, while we will cover the cost associated with managing mutual funds in a later chapter, it is important to mention here that SEBI, the Securities Market Regulator, has issued guidelines on the maximum amount that can be charged to the fund. तो यहाँ पे जिस तरह से हम बात करी गई है कि अगर हम आउटसोर्स करते हैं यानी कि किसी एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल फ़ी हमें पे करनी पड़ती है जो कि म्यूचुअल फंड एएमसी चार्ज करती है. आप देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम के चार्जेस होते हैं. तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चार्ज कर लें या अपनी मनमानी करेंगे. तो यहाँ पे रेगुलेटर की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहती हैं जो मैक्सिमम एक फ़ंड के अंदर चार्जेस एप्लीकेबल होने चाहिए उसके ऊपर. तो सेबी का भी जो फोकस है कि इन चार्जेस को रिड्यूस किया जाए ताकि इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले. मोस्ट पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ कंपेयरिंग देयर फीस विद ज़ीरो कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग वंस ओन money oneself. By this comparison, the cost of mutual fund always looks higher between the two opinions. तो कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं म्यूचुअल फंड की हायर कॉस्ट को देख के, अपनी ज़ीरो फ़ी को देख के. तो वहीं पे ये उनका मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक कई बार बन जाती है उनके लिए जब वो अपनी मनी को लूज़ कर देते हैं. What is missed out in this comparison is the hidden cost of doing the investment management job on one's own. The hidden cost comes in the form of one's time and potential mistakes that an individual investor is likely to make. तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो मिस्टेक्स करता है, ठीक है, लाइक अगर आप खुद से कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना काफ़ी सारा वक्त देना पड़ेगा. तो एक प्रोफेशनल जो इस काम को ऑलरेडी कर रहा है, उसने अपना ऑलरेडी टाइम दिया हुआ, तो वो आपके पैसे को मैनेज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. जो उसने अपनी प्रीवियस स्टडी करी हुई है वो उसी चीज़ का चार्ज कर रहा है. तो यहाँ पे एक अगर कोई खुद से ये चीज़ करना चाहता है तो उसे अपना काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को स्टडी करने के लिए. What is missed
out in this comparison is the hidden cost of doing the investment management job on one's own. The hidden cost comes in the form of one's time and the potential mistakes that an individual investor is likely to make. तो ये जो एक हिडन कॉस्ट रहती है जब हम खुद मैनेज करते हैं, तो वो हमारे टाइम के फॉर्म में, हमारी रिसर्च में जो हमारा टाइम लगता है, तो वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल यूज़ होता है वो उसकी फॉर्म में निकल जाता है. तो मान लीजिए कि अगर मेरे को कॉस्टिंग पड़ रही है 100 रुपीज़ की, सेम टाइम पे मैं 150 अर्न कर सकता था, तो मेरे को वहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस भी हो रहा है. तो नॉर्मली अगर कोई प्रोफेशनल अगर ये इस काम को करेगा तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट होगा, ना कि मतलब एक इन्वेस्टर की तरह जो खुद के पैसे को खुद मैनेज करने जा रहा है, उस पर रिसर्च करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उससे वो उस चीज़ का लॉस हो रहा है. फर्स्ट लेट अस लुक एट द कॉस्ट ऑफ वंस टाइम. लेट अस अज्यूम दैट ए पर्सन जनरेट्स द सेम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स as what a fund manager would have generated before the costs. Let us also assume that the cost of fund management is 2% per annum. This means if one is able to generate 12% per annum by investing oneself, the mutual fund scheme would return 10% per annum net of the fund management charges on a portfolio of rupees 10 lakh rupees. This amount to a saving of roughly rupees 20,000 for the year. Is it worth spending the amount of time one is required to spend for this saving? Please consider the amount of research one has to put as well as the administration and accounting work. Someone may start thinking that this mean investor with smaller portfolio should invest through mutual funds, but the bigger ones should not. This is where the concept of value of time should be looked at. The value of time may be higher in case of people with more wealth. तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 150 वाली जो मैंने एग्जांपल दी है, तो सेम इन्होंने भी कहा है कि अगर किसी को 12% का अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद, और म्यूचुअल फंड्स के अंदर उसे 10% का रिटर्न मिल रहा है 10 लाख की कैपिटल पे, तो डिफरेंस जो वहाँ पे आ रहा है म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न में और सेल्फ इन्वेस्टमेंट की रिटर्न में, वो 2% का आ रहा है, जो कि 10 लाख पे 20,000 का अमाउंट बन रहा है एक साल का. तो अपनी रिसर्च पे अगर कोई इन्वेस्टर इतना मतलब डिफरेंस उसे आ रहा है, तो क्या ये उसे लॉस हो रहा है या उसे प्रॉफिट हो रहा है? मान लीजिए कि अगर उसे रिसर्च करने में उसने एक दिन या एक हफ्ता लगा दिया है, वो अमाउंट वो एक दिन में अर्न कर सकता था, तो उसके लिए ये नुकसान है. लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि एक इन्वेस्टर जिसके पास काफ़ी सारा अमाउंट है, वो ये चीज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये वर्थ रहेगा. ये छोटे इन्वेस्टर के लिए वर्थ नहीं है, बट एक HNI इन्वेस्टर के लिए ये वर्थ रहेगा. द सेकेंड हिडन कॉस्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्टेक्स वन इज लाइकली टू मेक गिवन द इमोशनल अटैचमेंट विद वंस ओन फाइनेंस. तो सेकंड जो कॉस्टिंग उसे पड़ती है, उसके इमोशंस जो अटैच्ड होते हैं उस इन्वेस्टमेंट के साथ, वो कॉस्ट करती है. फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड वुड turn out to be a better option than to build the portfolio oneself. The next chapter discuss what mutual funds are and their role in an investor's portfolio. तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर हम समाप्त करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन है अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर में म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके रोल्स के बारे में पढ़ा जाएगा और एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा जाएगा. तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और आप भी प्रिपेयर होके आइएगा या वीडियोज़ को दोबारा से देख लीजिएगा और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं.
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।